चलिए बच्चों, तो पढ़ते हैं हम आज क्लास 10 के अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन का मतलब होता है हम जो भी काम करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है? तो जीवन चलाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? जीवन चलाना। एक समाजवादी में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर, यानी कि लोगों के कल्याण पे। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये देखिए, पहले हम पढ़ते थे श्रीलंका, लेकिन उसकी तो हालत ख़राब है। तो अभी अगर कहा जाए तो कतर सबसे आगे है, अमेरिका सबसे आगे है। ठीक है, तो 1 नंबर पे तो कतर आता है। ठीक है, तो श्रीलंका ये पहले से पढ़ाएगा, लेकिन अभी तो श्रीलंका की हालत बहुत ख़राब है। चलिए अगला है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? तो तकनीकी विकास। क्या होगा इसका? तकनीकी विकास। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो मंदी आती है, लोगों के संसाधन ज़्यादा उपयोग होने लगते हैं, इसके कारण क्या आ जाती है? मंदी। चलिए अगला है, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 1956 तक। आज़ादी के बाद पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ना, 1951 से लेकर 56 साल तक, 1956 तक चली थी, यानी कि 5 सालों तक। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, भारत खुद एक कृषि प्रधान देश है। चलिए, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बाढ़। ठीक है ना, तो बाढ़ प्रत्येक साल आती है और बिहार को बर्बाद कर देती है, और तो उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में। 12 नंबर है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो विद्युत, उद्योग, ये सब जितने भी उद्योग से संबंधित है ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। प्रथम क्षेत्र कृषि हो गया, द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पे निर्भर है? तो 70 से 80% आप लिख सकते हैं, तो 80% सही है। बिहार के विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया? तो चीनी उद्योग रह गया था। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो तीसरा स्थान। ठीक है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि। ठीक है, आज तो हम जनसंख्या की दृष्टि पे यहाँ पे देख लीजिएगा दूसरे स्थान पे भी आ गए हैं। ठीक है, चलिए अगला है, सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? सब्जी उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन का रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? तो कितने दिन? तो 100 दिन तक। कितने दिन तक? 100 दिन तक। चलिए आगे चलते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, यानी कि हमारे जो भारत की व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, समाजवादी है कि मिश्रित है? तो याद रखिएगा ये मिश्रित है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिक्स हैं। चलिए अगला देखते हैं, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो आपको हम पहले ही बताया कि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद उद्योग धंधे को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। अगला है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह विकसित कहलाती है। तो आपको ही पता है। अगला है, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो अपने लिए और आने वाले, है ना, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो अपने लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए, यानी कि ये थोड़ा मिसिंग हो गया इसमें, तो अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा योजना बनाना जिससे कि हमारा विकास हो और आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो। ठीक है, तो उसे हम सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास की प्रक्रिया आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिससे आने वाली पीढ़ी को भी फ़ायदा हो, यानी कि आपको भी फ़ायदा हो, हम कुछ ऐसा काम करेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी फ़ायदा हो, उसे हम सतत विकास कहते हैं, जो रुकता नहीं चलता रहता है। ठीक है, नरेगा एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर।
योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। चलिए, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 8। कितनी होती है? 8। चलिए, बैंक उदाहरण है तो तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। तो स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो कृषि प्रधान, ठीक है। चलिए, अगला है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने? तो अंग्रेजों ने, ठीक है। किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने। तो चलिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम से लेके, ठीक है, हर एक चीज़ का एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बोर्ड एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट